नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिनके घर बेटियों की चलती है उनके घर नहीं बसते। काव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई सुरेश जिसकी शादी हो चुकी थी, अब काव्या के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के काव्या को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने काव्या को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर मोदी के बेटे रूपेश से मिलने के बाद श्याम नारायण जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में तो कोई मुकाबला ही नहीं। पढ़ा लिखा तो था ही, साथ साथ हर काम में दक्ष और निपुण। काव्या के पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त आ भी जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी काव्या एक नज़र में पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित से मुहूर्त निकलवाकर बात आगे बढ़ाने का तय किया। लड़की के पिता श्याम नारायण जी और भाई सुरेश ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार की नशे की कोई लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादीशुदा बहन की चलती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई, क्योंकि लड़के की मां नहीं थी। इसीलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन श्रीधर जी अपनी बेटी से पूछकर ही लेते, और यह बात लड़की वालों को इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित से मुहूर्त निकलवाकर लड़के वालों को फ़ोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी गई। ठीक 1 महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर किया। लड़के वालों ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए उसकी पसंद के गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल ये आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन आई है, ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अभी काव्या के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी नंद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर वह अपने ससुराल आई थी, पर पहले दिन ही उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में कदम रखा नहीं कि दीदी की दखलंदाजी शुरू हो गई। इस तरह चला तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज काव्या की ससुराल में पहली रसोई थी। उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी नहीं। तभी नंद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। काव्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने नेक में क्या दूं, यह भी अपनी बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं। काव्या को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए नंद से क्यों पूछना, क्या वह हमारे घर की मालकिन है। अब तो यह रोज का काम ही हो गया। सुरभि, काव्या की नंद, महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहीं पड़ी रहती। हर बात में रोकना टोकना बढ़ता ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर काव्या के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ बटाना तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं, शादी के 1 हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक भी गहना काव्या के पास नहीं छोड़ा। काव्या को बुरा तो बहुत लगा, फिर भी वह चुप थी। नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना चाहिए। काव्या के पिताजी ने भी सोने की सेट डाली थी और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे सेट मिला था, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सुरभि की दखल अंदाजी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे काव्या का अपनी पसंद का बना कर खाना या बाहर से मंगवा कर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब भी वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम भी खाओगी। और काव्या कहती कि दीदी, क्या मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती,
तो कहती कि काव्या, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। काव्या का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़े रहो। ना अपने मन का खा सको, ना अपने मन का पहन सको। कहीं आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदार का फोन आता तो टाल मटोल कर बात नहीं करवाती। हर समय सास बनकर काव्या पर अपनी हुकूमत चलाती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे और काव्या इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5 साल हो गए हों। काव्या अब पूरी तरह से उंधिया चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। उसने रुपेश से कहा कि मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की जातियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर समय मुझ पर जुल्म ढाती रहती हैं। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती हैं, ना ही पहनने देती हैं। आते ही मेरे सारे गहने रख दिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसे करता है? मुझे किसी से बात नहीं करने देती, हर वक्त चाहती है कि मैं घर 4 दीवारी में बंद रहूं। रुपेश ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है। दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं बस चुप इसीलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। अगर आज मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ कर जाऊँगा तो दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा आखिर तुम्हारे प्रति भी तो कोई फर्ज है। तुम अकेली इस घर से नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम चलो मेरे साथ, आज पापा से बात ही कर लेता हूँ। पापा, अब बहुत हो गया। आप अपनी आंखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ाकर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोचकर बता दे कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो श्रीधर जी, रुपेश के पापा ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे, इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आपने इसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कोई काम वाली नौकरानी हो। न मन का खाने देती है, ना ही पहनने देती है, ना ही किसी से बात करने देती है। अरे, उनको तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी सवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी नंद भी उनके साथ ऐसा ही करती तो। यह सब सुनकर रुपेश की बहन बोली, मुझे क्या पड़ी है, वह तो घर में माँ नहीं है, इसीलिए पापा ने मुझे सब जिम्मेदारी दी है। इसीलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा, दीदी ज़्यादा बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक दीदी की दखल अंदाजी यहाँ चलेगी, हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोचकर बता दीजिएगा। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में काव्या के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वह घर कभी नहीं बसते। समधी जी, आप यहाँ अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है, सिर्फ 2 महीने में। अरे, हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारा भगवान जानता है, हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। काव्या बेटा, चल जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तब रुपेश ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तो श्याम नारायण जी, रुपेश के ससुर जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है।
तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बेटा। रुपेश अपने पिता से, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? तो श्रीधर जी ने कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो श्रीधर जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो रुपेश को दे दो। तो रुपेश ने कहा कि सिर्फ मायके वाले ही क्यों, ससुराल वाले क्यों नहीं? तो श्रीधर जी ने कहा ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कहाना नहीं मिलेंगे। तो रुपेश ने कहा यह आग भी दीदी की लगाई हुई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया अपने बेटे बहू के साथ और आपको प्रायश्चित करना हो तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। चलता हूँ। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि काम हमारे बेटे बहू ही आएंगे, इसीलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाकर रखें, न कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ ज्यादती करनी चाहिए। सुरभि ने जो भी अपनी भाभी के साथ किया, क्या वह सही था? श्रीधर जी ने क्या अपने बेटे बहू के साथ सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।